बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम गाज़िस लॉ की एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था और एक एप्लीकेशन हमने वहाँ पर स्टडी की थी। अब हम उसकी मज़ीद कुछ एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर एन इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है नियर एन इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए जो आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर की, वो गॉसियन सरफेस आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर आपने ले ली। ठीक है, और सिलेंडर की जो एक्सिस है, उस एक्सिस के ऊपर ये जो सेंट्रल एक्सिस है, ये यहाँ पर आपने जो आपके पास जो इन्फिनिट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ये आपने कोई वायर ले ली। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर इसकी एक्सिस के ऊपर रखी हुई है और इसके इर्द गिर्द आपने एक सिलेंड्रिकल शीट कंसीडर कर ली, सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर कर ली, जिस जो कि आपके पास गॉसियन सरफेस है। अब देखें, इसकी आपके पास 3 सरफेसेस बन रही हैं। एक तो ये वाली इसकी जो सरफेस है, ठीक है, उसके बाद ये आपके पास इसकी कर्व्ड सरफेस जो पूरी बन रही है ये, ठीक है, ये पूरी कर्व्ड सरफेस, उसको S2 का नाम दे दिया हमने, सरफेस 2। एंड उसके बाद ये जो डाउनवर्ड सरफेस है ये वाली, इसको आपने S3 सरफेस का नाम दे दिया। अब आपने क्या कहा कि लेट P बी अ पॉइंट नियर एन इनफिनिट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सच एज एन इनफिनिटली लॉन्ग एंड स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। ठीक है, आपने कोई भी इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड स्ट्रेट चार्ज्ड वायर ली और उसके ऊपर आपने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया। ठीक है, उस पॉइंट P के ऊपर आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप कहते हो कि लेट स्मॉल r जो है आपके पास क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द वायर एंड लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन इट। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब आपके पास लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात होगी तो आप लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा का यूज़ करेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखिए, स्मॉल r जो है वो इस पॉइंट P से लेके इस वायर तक का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपने क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट नियर द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम इट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट पॉइंट P। हमने क्या करना है कि एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करनी है हमने, जिसको हमने गॉसियन सरफेस S का नाम दे दिया, और वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस होगी, और जो पॉइंट P है वो सरफेस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, और किस फेस के ऊपर उसके ऊपर लाई कर रहा है, वो उसके कर्व्ड फेस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, उसके कर्व्ड फेस के ऊपर लाई कर रहा है वो पॉइंट, और जो इसकी एक्सिस है वो कंसाइड कर रही है, किसके साथ कंसाइड कर रही है, वो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ कंसाइड कर रही है। तो इसका जो रेडियस होगा, वो रेडियस आपके पास स्मॉल r होगा। अब आप लेट कर लेते हो कि सिलेंडर की जो लेंथ है, वो सिलेंडर जो आपने कंसीडर किया उसकी जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है, वो h है। यानी ये अगर एक सिलेंडर है तो इसकी ये लेंथ आपके पास h है, ये जो इसका रेडियस है इसके कर्व्ड फेस का, वो आपको स्मॉल r गिवन है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो इसने इनक्लोज किया हुआ है। तो अब आप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो चार्ज आपके पास किसके बराबर होता है, H इंटू लैम्डा। यानी आप लैम्डा को डिफाइन करवाते हैं, लैम्डा को आप कैसे डिफाइन करवाते हैं, लैम्डा आपके पास होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ यहाँ पर क्या है, लेंथ यहाँ पर है h, सो आपने l की जगह पे यहाँ पर क्या लगा दिया, h लगा दिया। तो Q आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा इंटू एच के बराबर आ जाएगा। अब फाई अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉसियन सरफेस S पे, तो आपको गॉसेस ला क्या कहता है कि फ्लक्स आपके पास बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो फाई आपके पास बराबर हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट के। तो Q आपके पास क्या हो जाएगा, Q इज़ द लैम्डा इंटू एच के बराबर है, लैम्डा एच ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपको क्या कहती है, फाई इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट एन डी ए। तो अब जो आपके पास E है, E आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है एट एन एरिया एलिमेंट डी ए ऑन सरफेस S, और एन हैट इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू डी ए। अब देखो, जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसको आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि उसका एक जो अपर एंड फेस था, फिर उसके बाद आपके पास लोअर उसका एंड फेस था, और एक आपके पास उसका कर्व्ड फेस था। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने अगेन एक सिलेंडर बनाया, सिलेंडर में मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि इसका अपर एंड फेस है वो, इसको आपने सरफेस S1 का नाम दे दिया था। उसके बाद उसका जो लोअर एंड फेस है उसको आपने सरफेस S2 का नाम दिया था, और
सॉरी ये S3 थी, और वहाँ पर जिस तरह उस फिगर के अंदर था उसी तरह से हमने यहाँ पर भी मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो इसका कर्व्ड फेस था, कर्व्ड फेस को आपने सरफेस S2 का नाम दिया था, ठीक है। तो ये 3 सरफेसेस आपने ली थी, अपर एंड फेस, कर्व फेस एंड लोअर एंड फेस। तो इंटीग्रल जो होगा, इंटीग्रल भी आपके पास, ये जो इंटीग्रल है ये भी 3 इंटीग्रल्स का सम होगा, यानी S1 के ऊपर आपके पास फ्लक्स क्या है, S2 के ऊपर आपके पास फ्लक्स क्या है, और S3 के ऊपर आपके पास फ्लक्स की वैल्यू क्या है। तो वन on end faces S1 and S2 direction of E and N hat are perpendicular to each other at every element area dA because the direction of E is parallel to the plane of S1 and S3, ठीक है। अब ये मैं आपको ऊपर जो बिल्कुल स्टार्ट में फिगर हमने बनाई थी वहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ तो वहाँ पर ये डायरेक्शंस बनी हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है वो डायरेक्शन है, और यहाँ पर जो है ये आपके पास क्या है, एरिया वेक्टर एन की डायरेक्शन है। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इसी तरह डाउनवर्ड चले जाएं तो ये है आपके पास एरिया वेक्टर, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये आपके पास एरिया वेक्टर है। यहाँ भी देखो तो ये आपके पास दोनों परपेंडिकुलर बन रहे हैं। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर तो हो गया फ्लक्स ज़ीरो, S1 के ऊपर भी ज़ीरो हो गया और S3 के ऊपर भी ज़ीरो हो गया। अब आपके पास सिर्फ जो सरफेस बची वो सरफेस थी वो सरफेस सिर्फ आपके पास जो बची वो S3 सरफेस थी। ये देखें यहाँ पर ये लिखा हुआ है इक्वेशंस के साथ भी, cos 90 आपने लगाना है, cos 90 इज़ ज़ीरो एंड अगेन cos 90 इज़ ज़ीरो। अब जो हर एरिया एलिमेंट है DA, उसमें सिर्फ S2 जो है वो बचेगा, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी। और क्योंकि वहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और N है या N हैट है, वो दोनों वेक्टर्स, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो जब दोनों पैरेलल होंगे तो आपके पास एंगल क्या होगा, cos 0 होगा, ठीक है। cos 0 इज़ 1, तो आपके पास ये क्या बचा, इंटीग्रल EDA। All the elements area on S2 are at same normal distance small r from the wire, so the magnitude of E of electric intensity at all of them will be same, ठीक है। सब के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा। तो आपके पास इसका मतलब है कि E इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर निकाल लें तो आपके पास इंटीग्रल जस्ट क्या बचा, DA। तो जो आपके पास कर्व्ड फेस है उसका एरिया आपके पास होता है 2 पाई r h के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने कर्व्ड फेस का एरिया लिख लिया 2 पाई r h, तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बना EDA का वो क्या बना, 2 पाई r h इंटू E। अब अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ आपने फ्लक्स निकाला था, तो ये जो है ये भी फ्लक्स के बराबर है। अब आपने सबसे पहले तो आप क्या करो कि आप जो आपने जो इक्वेशन नंबर 4 ली थी जिसके अंदर आपने 3 इंटीग्रल्स लिखे थे, उसके अंदर आप फाई की वैल्यू फाइंड करो। बाकी 2 इंटीग्रल्स के आंसर थे तो ज़ीरो हो गए थे ना आपके पास, S1 का भी ज़ीरो हो गया था और S3 का भी ज़ीरो हो गया था। तो S2 का आंसर आप लगाएं तो फाई आपके पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे दे से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 9 को कंबाइन करना है। इक्वेशन 2 वो थी जो आपने गॉसेस लॉ से फ्लक्स निकाला था, वो आपके पास था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह पे आपने वैल्यू लगाई थी लैम्डा H ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q ओवर एप्सिलॉन नॉट आपने ये बिल्कुल स्टार्ट में आपने गॉसेस लॉ से फ्लक्स जो है वो सरफेस का लिखा था, ठीक है। तो अब देखो आपके पास H और H, जब इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, H और H कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये आ गई इन्फिनिट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर आप लगा देंगे, ठीक है, दैट इज़ R हैट। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर एन इन्फिनिट फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। अब आपने क्या करना है, एक शीट ऑफ चार्ज लेनी है, ठीक है। एक शीट, जिस तरह आपके पास एक पेपर की शीट होती है उस तरह से आपने एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज लेनी है, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसके करीब कोई आपने एक पॉइंट P लेना है और उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें, सबसे पहले आपने एक शीट कंसीडर कर ली, इसकी फिगर को समझ लें। शीट के ऊपर आपने देखें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इसके ऊपर, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर से आपने एक पास करवाना है सिलेंडर। जिस तरह आप एक पेज ले लें, ठीक है, एक पेज लें,
इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप एक अपनी कॉपी का, अपनी बुक का एक पेज लें और उसके अंदर एक होल करके उसके अंदर से आप एक मार्कर को, एक पेन को पास करवा दें, ठीक है। तो आधा जो मार्कर या पेन होगा वो उसके अंदर से पास कर जाएगा, आधा आपका पीछे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उस तरह से ये फिगर बनी हुई है, ये 2 डायमेंशन में है, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। मेरी एग्जांपल को अगर आप कंसीडर करके देखें तो आप आधा जो होगा वो सिलेंडर पीछे रह जाएगा और आधा सिलेंडर उस शीट के अंदर से पास कर जाएगा, राइट। तो उसके बाद देखें आपके पास जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स आपके पास बराबर होता है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ फ्लक्स आपके पास बराबर होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो अब देखो आप इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की बात कर रहे हो, यानी सरफेस की बात कर रहे हो आप, सरफेस की बात आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास यहाँ पर यूज़ होगी चार्ज डेंसिटी, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज़ होगी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास बराबर होती है चार्ज पर यूनिट एरिया के। तो सिग्मा से आप इसको डिनोट करते हैं, तो चार्ज आपके पास बराबर आ जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, चार्ज की जगह पे सिग्मा इंटू डी ए लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कंसीडर अ मेटालिक प्लेन शीट ऑफ इन्फिनिट साइज पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। यही बात मैंने आपको बताई, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। The electric intensity at point P close to the sheet can be calculated by applying Gauss's law, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट P के ऊपर हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस कंसीडर की हमने इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो कि इसके अंदर से पास कर रही है, शीट के अंदर से पास कर रही है, ठीक है। तो और पॉइंट P जो है वो उसके वन एंड फेस के ऊपर पॉइंट P लाई कर रहा है। तो हम लेट करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर आपके पास कितना है, ए है, और जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर है वो क्या है, कितना है आपके पास, सिग्मा इंटू ए के बराबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई इज नॉर्मल टू द शीट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई इज पैरेलल टू द कर्व्ड सरफेस। ई आपके पास क्या है, पैरेलल है कर्व्ड सरफेस के एंड परपेंडिकुलर है एंड फेसेस ऑफ द सिलेंडर के, ठीक है। कर्व्ड सरफेस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो आपके पास एंड फेसेस हैं उनके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो है वो आपके पास ई कॉस 90 बनेगा, क्योंकि देखो आपने क्या कहा कि कर्व्ड सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर सरफेस के साथ पैरेलल होगी अगर, तो वेक्टर जो होता है, एरिया वेक्टर उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है, तो उस एरिया वेक्टर के साथ वो 90 का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो 90 का एंगल बनाएगी जब, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस 90 बनेगा, और ई डॉट डी ए आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ई डेल्टा ए कॉस 90 एंड कॉस 90 जीरो, 5 1 इज 0। कर्व्ड सरफेस के लिए आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू द लेफ्ट हैंड फेज के ऊपर आपके पास आपने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस पैरेलल होने का मतलब है कि एरिया वेक्टर उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि जो सरफेस होती है, सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है, तो जिस तरह अगर ये सरफेस है आपके पास, ये सरफेस एक पड़ी हुई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पैरेलल हैं तो सरफेस के ऊपर जो है वो नॉर्मल होता है एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर के साथ ये जो एंगल है 90 का बनाती है। इसलिए हमने वहाँ पर ये बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर्व्ड सरफेस के पैरेलल है। कर्व्ड सरफेस के पैरेलल होने का मतलब ये है कि उस सरफेस के ऊपर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ पर हम बात करें कि जो लेफ्ट हैंड फेस है या राइट हैंड फेस है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वो जो सरफेस है, ठीक है, वो जो सरफेस है दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि जो एरिया वेक्टर होगा वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल होता है, तो इसका मतलब है कि वो एरिया वेक्टर और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, राइट। तो अब देखें जब दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के दरमियान में एंगल 0 होगा, तो ई इंटू ए और 0 आपके पास आ गया, सही है। तो आपके पास ये हो गया ई ए के बराबर आ गया,
इसी तरह सिमिलरली जो आपके पास राइट हैंड फेस है उसके ऊपर भी आपके पास जो फ्लक्स है वो ई ए के बराबर आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स आप जब निकालेंगे तो 5 1 + 5 2 + 5 3 करेंगे। कर्व्ड फेस के लिए 0 हो गया था, दूसरे दोनों फेसेस के लिए ई ए प्लस ई ए आ गया, यानी 2 टाइम्स ई ए के बराबर आ गया। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो चार्ज आपके पास आपने क्या कहा कि सिग्मा इंटू ए के बराबर है, सिग्मा और ए लगा दें, एरिया को कैंसिल कर दें, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 2ε0। ठीक है, तो अब देखो अगर आप आर जो है वेक्टर फॉर्म में आपने लिख लिया तो आर यूनिट वेक्टर यहाँ पर आपने लगा दिया। अच्छा, आर आपके पास यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्टेड है नॉर्मली अवे फ्रॉम द शीट। अगर शीट नेगेटिवली चार्ज होगी, ये तो पॉजिटिवली चार्ज थी तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव का साइन हमने लगा दिया। अगर शीट नेगेटिवली चार्ज होगी तो आपने यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन लगा देना है जो कि शो करेगा कि शीट आपके पास नेगेटिवली चार्ज है। फिर है नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो अब आपके पास क्या है कि दो प्रॉपर्टीज़ हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ऑन अ थिन स्फेरिकल शेल विच कैन बी स्टेटेड एज टू थ्योरम्स एज फॉलोज। ठीक है, अब दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की किसी थिन स्फेरिकल शेल पे, जिसको हमने जो है वो दो थ्योरम्स की फॉर्म में लिख लिया। तो जो सबसे पहला थ्योरम है, थ्योरम 1 है, वो आपके पास क्या है कि अगर यूनिफॉर्म स्फेरिकल shell behaves for an external point as if a charge were concentrated at its center। ठीक है, कि स्फेरिकल शेल बिहेव करता है आपके पास for an external point as if charges were concentrated at its center। ठीक है, और थ्योरम 2 आपको क्या कहता है, थ्योरम 2 आपको कहता है कि यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज exerts no electrostatic force on a charged particle placed inside the shell। अगर inside the shell आपके पास कोई जो है वो चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है तो जो आपके पास यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है वो इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाएगा। प्रूफ देखते हैं ताकि आपको ये बातें जो हमने स्टेटमेंट्स यहाँ पर बताई वो मज़ीद आपको क्लियर हो जाए। प्रूफ है थ्योरम 1 का। थ्योरम 1 के प्रूफ के लिए आपने क्या किया, एक सरफेस कंसीडर की। लेट्स कंसीडर अ थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। आपने एक थिन स्फेरिकल शेल कंसीडर किया, ये जो मिड वाला है। ठीक है, इसको आपने इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। लेट करते हैं कि सिग्मा आपके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और द टोटल चार्ज स्मॉल क्यू ऑन दिस शेल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलो। तो चार्ज को आप किस तरह से लिखेंगे, चार्ज आपके पास होगा सिग्मा आपके पास बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4πr²। तो 4πr² लगा दिए तो चार्ज आपके पास बराबर आ जाएगा 4πr² इंटू सिग्मा। लेट कर लें कि P आपके पास कोई भी पॉइंट है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट्स सेंटर। P आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, ये P पॉइंट ले लिया जो कि इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, सही है। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट पॉइंट P फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस कंसीडर की जिसको आपने गॉसियन सरफेस S1 का नाम दे दिया। तो आपके पास जो पॉइंट P है वो लाई कर रहा है इस सरफेस के ऊपर, और ये आपके पास जो है वो कंसेंट्रिक है विद स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज, देन इट्स रेडियस विल बी इक्वल टू स्मॉल r। तो आपने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। ठीक है, इस पॉइंट P के आसपास आप यहाँ पर आपने एक सर्कल बना लिया, एक स्फीयर बना ली, कंसीडर कर ली इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, और जो आपका पॉइंट P है वो इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, और जो इसका डिस्टेंस स्मॉल r बन रहा है, कोसेंट्रिक है ना, कोसेंट्रिक होने का मतलब है कि इस स्फीयर का सेंटर आपके पास सेम है। तो इसका इन दोनों का जो इसका इस स्फीयर जो है इसका रेडियस आपके पास क्या बन जाएगा, स्मॉल r बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखें आपके पास जो था विल it encloses the whole spherical shell, that is the total charge inside it is small q। अब इसने q के
पूरा स्फेरिकल शेल को अपने अंदर इनक्लोज किया होता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर भी जो चार्ज है वो कितना होगा, वो Q के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ जो टोटल फ्लक्स है थ्रू S1 वो आपके पास क्या हो जाएगा, phi इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। लेकिन डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपके पास क्या है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या बताती है कि सरफेस इंटीग्रल S1 E डॉट डी ए इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल S1 E डॉट एन डी ए, यही होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन। तो E जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है एट एलिमेंट एरिया D ऑन S1 एंड N हैट इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट एट एवरी पॉइंट outside the spherical shell of charge electric intensity is directed radially outward। आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो आपके पास हर एरिया एलिमेंट डी ए के लिए जो डायरेक्शन ऑफ ई है और एन है वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। सो आपके पास जो फ्लक्स है वो बराबर हो जाएगा S1 E डॉट एन डी ए, S1 E डॉट EDA cos of 0 and that is equals to EDA। Moreover the all element area on S1 are at same distance from the spherical shell। ठीक है, जितने भी एरिया एलिमेंट्स हैं वो स्फेरिकल शेल से सेम डिस्टेंस पे हैं, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो वो आपके पास कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर निकल जाएगा। और आपके पास जो इसका सरफेस S1 का एरिया है वो आपके पास 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, बिकॉज द रेडियस ऑफ दैट S1 सरफेस इज स्मॉल r। तो फ्लक्स आपके पास आ गया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू ई। जो आपके पास इक्वेशन 4 आई है और इक्वेशन 2 जो आपने ऊपर निकाली थी, उन दोनों को अगर आप कंपेयर कर लें, कंपेयर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये रिलेशन आपके पास सेम रिलेशन है फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज Q एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम इट। ठीक है, ये आपने लास्ट चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था। तो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट P पे आउटसाइड द स्फेरिकल शेल वो सेम होती है एज इफ द होल चार्ज Q ऑफ द स्फेरिकल शेल वर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो यहाँ पर ये पहला थ्योरम तो आपके पास हो गया प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरम है सेकंड थ्योरम, उसके लिए आपने क्या किया कि गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर की इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। फॉर एग्जांपल आपके पास स्फेरिकल सरफेस S2 है और उसको आपने क्या किया, वो आपके पास कंसेंट्रिक है विद द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय इट। ठीक है, यानी आपके पास जो चार्ज है वहाँ पर वो क्या है, ज़ीरो है। इनसाइड द स्फेरिकल शेल आपने जो है वो गॉसियन सरफेस लेनी है, और गॉसियन सरफेस जब आप इनसाइड द स्फेरिकल शेल लेंगे और आप ये कह रहे हो कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उसका मतलब है कि आपके पास चार्ज ज़ीरो है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फ्लक्स भी आपके पास ज़ीरो होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5 E डॉट डी ए इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़ीरो आ गई। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है हर क्लोज सरफेस के लिए inside the spherical shell of charge, hence the electric intensity will be zero at every point inside the spherical shell of charge। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनसाइड द स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज हमेशा आपके पास क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। Therefore the spherical shell of charge will exert no electrostatic force on the charged particle inside it। ज़ाहिर है जब अंदर आपके पास कोई फ्लक्स ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो अगर आपने कोई वहाँ पर चार्ज रख भी दिया तो उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर नहीं लगेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि टू शो दैट द चार्जेस कैन रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर ओनली। ठीक है, आपने ये बताना है कि चार्जेस जो हैं वो कंडक्टर की सरफेस के ऊपर हमेशा जो है वो रहेंगे। तो आपके पास क्या है कि हर कंडक्टर जो है उसमें फ्री चार्जेस होते हैं। फ्री चार्जेस मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर आपको ये बात मैंने बताई थी कि उनके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नेट चार्ज जो है वो कंडक्टर के ऊपर वो आपके पास क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, unless we add some more free electrons on it or take out some free electrons from it। ठीक है, तब तक हमारे पास नेट चार्ज ज़ीरो रहेगा जब तक हम उसको कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे ना दें या फिर हम उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर ना निकाल लें। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है कि देन इट विल एक्वायर अ नेट चार्ज। तो ये क्या करेगा, नेट इसके ऊपर कुछ ना कुछ नेट चार्ज आ जाएगा जब हम इसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। हेयर वी हैव एग्जिस्ट
here we have to show that the net charge cannot exist inside the conductor. अब हमने ये बताना है कि net charge जो है वो inside the conductor exist नहीं करता. इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने assume करना है कि कुछ यहाँ पर जो है वो कुछ net charge है इस कंडक्टर में, लेकिन it is at rest. तो देयर विल बी सम नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस एस इनसाइड अ कंडक्टर. ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने ये कहा कि कुछ नेट चार्ज जो है वो हमने क्लोज्ड सरफेस एस के अंदर कंसीडर कर लिया, जो कि और वो क्लोज सरफेस आपने इनसाइड द कंडक्टर लिया. सिंस इट इज़ एट रेस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड एंड ऑन द एस मस्ट बी ज़ीरो. ठीक है, तो ये जो है वो रेस्ट पे है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड एंड ऑन द सरफेस एस आपके पास हमेशा क्या होगी, ज़ीरो होगी. Because if there is some electric field inside the conductor, it would bring charge into motion. ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है इनसाइड द कंडक्टर, तो ये क्या करेगी, चार्जेस को मोशन में लेकर आएगी. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाएगी तो चार्जेस मूव करना शुरू कर देंगे. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कंडक्टर में अगर नहीं है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सरफेस में वो ज़ीरो होगा. ठीक है, फ्लक्स ज़ीरो होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ फ्लक्स आपके पास बराबर होता है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है. अगर फ्लक्स ज़ीरो है तो एप्सिलॉन नॉट इज़ द कांस्टेंट, ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि चार्ज ज़ीरो होगा. तो अब हम ये कहते हैं कि अगर चार्ज ज़ीरो है तो यहाँ से ये कंडीशन आती है कि देयर इज़ नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस एस. So this condition will be satisfied for every closed surface inside the conductor. तो हमारे पास जो है वो सिर्फ जो प्लेस लेफ्ट होगी, ठीक है, जो प्लेस हमारे पास बाकी बचेगी फॉर द एक्सेस और नेट चार्ज टू रिजाइड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, तो सिर्फ जो प्लेस हमारे पास बची वो ये है कि आपके पास जो चार्जेस हैं वो सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वो सिर्फ सरफेस ऑफ कंडक्टर पे रहते हैं. ठीक है, उसके इनसाइड चार्जेस नहीं होते. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर. अब आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये आपने एक चार्ज कंडक्टर ले लिया और उसके सरफेस के ऊपर आप देखें कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और उसकी आउटसाइड पे आपने क्या करना है, फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू. तो उसके लिए आपने क्या किया, एक आउटसाइड पे एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया. ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसीडर किया और इस पॉइंट पी को आपने आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर लिया. सिग्मा आपने चार्ज डेंसिटी ले ली ऑन अ कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल बी डायरेक्टेड अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस. ठीक है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी, हर साइड पे आप चले जाएं. ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आपके पास बिकॉज इफ़ इट इज़ नॉट सो देयर विल बी कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर विच ब्रिंग चार्जेस इनटू मोशन. अगर ये इस तरह से नहीं भी होगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक कंपोनेंट आएगा जो कि सरफेस ऑफ कंडक्टर के पैरेलल होगा, और जो इन चार्जेस ठीक है, जो जब उसके सरफेस के पैरेलल होगा तो उन चार्जेस को मोशन में लेकर आएगा. अच्छा, एंड सो द चार्जेस विल नो मोर रिमेन स्टैटिक. तो आपके पास जो चार्जेस हैं वो स्टैटिक नहीं रहेंगे, जो कि अगेंस्ट होगा कंडक्टर्स के जो रूल होता है उसके अगेंस्ट चला जाएगा. चार्जेस स्टैटिक नहीं रहेंगे, जबकि हम ये कहते हैं कि चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक हैं. ठीक है, यानी चार्जेस जो हैं वो रुके हुए हैं जब तक हम उसमें से कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको नहीं दे रहे. इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो. इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट पी पे फाइंड करनी है. उसके लिए आपने क्या करना है, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में हमेशा आपने क्या किया कि गॉसियन सरफेस कंसीडर की. यहाँ भी आपने क्या करना है कि एक इमेजिनरी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है, और वो इन द फॉर्म ऑफ पिल बॉक्स आपने कंसीडर करनी है. पिल बॉक्स इज लाइक अ स्मॉल सिलेंडर. इस तरह से है कि पॉइंट पी जो है वो आपके पास लाई करेगा उसकी टॉप के ऊपर, एंड इट्स बॉटम इज़ इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है, आप देखें फिगर के अंदर देख लें कि पॉइंट पी जो है वो उसकी टॉप के ऊपर लाई कर रहा है और इसका जो बॉटम है वो इनसाइड द कंडक्टर. ठीक है, ये देखें, ये इसका बॉटम जो है वो कंडक्टर के इनसाइड लाई कर रहा है. राइट, तो अब जो आपके पास है एरिया जो होगा वो इसके टॉप का या बॉटम का
वो आपने क्या कह दिया कि उसके ऊपर अगर आप कहते हो कि उसमें चार्ज जो है वो क्यू चार्ज इनक्लोज क्या होता है, क्यू आपके पास बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ, फ्लक्स आपके पास बराबर होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। सो यहाँ से आप जो है वो फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू की जगह पे आप लगा ले सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड कॉल्ड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन को हम एंड पे जाके यूज़ करेंगे। अब आपके पास है कि एज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर आपने पहले भी कहा कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द पिल बॉक्स विल बी ज़ीरो। इनसाइड जो उसका पोर्शन आ रहा है, इनसाइड जो उसकी साइड आ रही है, जो सरफेस आ रही है, वहाँ पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। At the curved face of the pill box outside the conductor, the direction of electric intensity and are normal to element area on it are perpendicular to each other, ठीक है। जो आपके पास आउटसाइड द सरफेस आउटसाइड द सरफेस आपके पास इसकी कर्व्ड सरफेस आ रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो सरफेस आ रही है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर की ये डायरेक्शन होगी, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इस सरफेस के ऊपर भी आपके पास जो है वो फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। हैंस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो है वो आप अच्छा उसकी फिर टॉप के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे, वहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ फ्लक्स की वैल्यू आएगी, तो टोटल फ्लक्स जो है वो आपके पास जस्ट उसकी टॉप सरफेस की वजह से आएगा, और वो आपके पास इक्वल होगा ई इंटू ए के। इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 2 जो ऊपर मैंने आपको बताई, उन दोनों को आप अगर कंपेयर कर लें, कंपेयर करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो ये आपके पास आर हैट यहाँ पर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आर हैट इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड नॉर्मली टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर एट पॉइंट पी, ठीक है। ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। यहाँ पर आके आपके पास गॉसेस लॉ की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।